Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं दीपक चंद पालड़िया स्वागत करता हूं हमारे YouTube के कलाम एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा की, विद्युत आवेश क्या है, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा और विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी हमने सीखा कि विद्युत बल रेखा क्या है, उनके क्या क्या गुणधर्म हैं। हमने कूलाम बल नियम को भी समझा। आज हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियाँ, कि जो आवेश को उत्पन्न हुआ है वो किस प्रकार से हम आवेशित वो किसी वस्तु को कर सकते हैं, क्या क्या विधियाँ हैं, क्या क्या भौतिक विधियाँ हैं, कोई दूसरी और विधियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आवेशन की विधियों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो 3 विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब हमने आवेश की बात की, अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसके बारे में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप उसको देख लेना। तो आवेश के बारे में जब मैंने बात की थी तब मैंने बताया था कि आवेश आपस में जब कोई दो वस्तु को रगड़ा तब आवेश उत्पन्न हुआ और वो एक सामान्य से भिन्न व्यवहार दिखाया। तो जब आवेश के बारे में आगे चर्चा करी तब 3 विधियाँ की और बात आई। घर्षण के द्वारा हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे एक बार और देख लेंगे। फिर बात आती है प्रेरण के कारण, फिर आती है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। इन तीनों विधियों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आवेशन की विधियाँ हैं आवेशन की, जो हमको चार्ज जनरेट करना है उसके क्या क्या विधियाँ हैं, मतलब कि चार्ज को हम किस प्रकार इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए घर्षण द्वारा आवेशन। जब थैलस वैज्ञानिक ने 2 वस्तुओं को रगड़ा तब वो एक सामान्य से भिन्न व्यवहार की उत्पन्न की। फिर गिलबर्ट आया, गिलबर्ट ने यह कहा कि घर्षण है, घर्षण के कारण आवेशन संभव है। कोई भी वस्तु है वो विद्युत में हो जाती है घर्षण के कारण। अब घर्षण किया तो क्या हुआ, तो घर्षण के द्वारा आवेशन में ये हुआ कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणात्मक, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो होगी धनात्मक। जो त्याग करेगी वो धनात्मक, जो ग्रहण करेगी वो ऋणात्मक। ये विधि घर्षण के द्वारा आवेशन की विधि है। इसमें क्या होता है कि जब 2 वस्तु है उसको आपस में रगड़ कर आवेश को उत्पन्न किया जाता है। तो ये फर्स्ट विधि है घर्षण के द्वारा आवेशन। और जो ये आवेशन होता है इसके कारण ही विद्युतीकरण संभव है, मतलब ये विद्युत के कारण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण उत्पन्न होती है विद्युत, और विद्युत के कारण आवेशन उत्पन्न होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई जो बलून होता है उसको हम बालों पे रगड़ा फिर दीवार पे चिपका दिया, ये आवेशन का एक प्रकार है। एक भौतिक स्पर्श के बारे में हम तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमने घर्षण किया, इसका मतलब दोनों वस्तु आपस में संपर्क में आई तभी तो घर्षण हुआ। अब दूसरी विधि है कि बिना आपस में कोई संपर्क आए, न किसी चीज़ के संपर्क में आए, हमको आवेश करना है उत्पन्न। तो कैसे करेंगे, इस आवेश को उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कोई एक आवेशित वस्तु है, वो आवेशित वस्तु क्या करती है, कोई दूसरी वस्तु है जो कि अनावेशित होती है, उसको बिना स्पर्श कराए हमको प्रेरण के कारण उत्पन्न करना। उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, ये धनावेशित वस्तु है, ये पहले से ही क्या थी, चार्ज थी, इसमें आवेश थे धनावेश। इसके बाद के अंदर जो एक मैंने कोई दूसरी वस्तु ली, उस पर मान लीजिए पहले आवेश नहीं था, जब मैं इसके पास में लेकर आता हूँ बिना स्पर्श कराए, तो बिना स्पर्श कराए मैं इसके पास में लाता हूँ, तो इसके कारण जो ये शुरुआत के अंदर बिल्कुल इस पर कोई आवेश नहीं था। ठीक है सर, तो आवेश नहीं था, इसके कारण इस पर क्या होगा, एक प्रेरण उत्पन्न होगा। प्रेरण के कारण क्या होगी कि जो ये है ये विपरीत प्रकृति के आवेश पर क्या होगी उत्पन्न। तो इधर माइनस आ गए तो उधर फिर आवेश क्या होंगे, संरक्षित होंगे। भाई ये दोनों एक वैल्यू के अंदर होंगे, वो भी संतुलित, ये संतुलन की अवस्था में होंगे। तो फिर क्या होगा, जब हम जो इस गोले के ऊपर ये शुरुआत के अंदर इस पर कोई भी आवेश नहीं था,
अब इस पर माइनस भी आ गए एक तरफ, जिस तरफ प्लस था, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये प्लस ये माइनस, इनमें आवेश उत्पन्न हो गया। इसके बाद में क्या होगा, जब इसमें गोले की बात करूँगा तो इसको मेरे को भू संपर्कित करना पड़ेगा। तब क्या होगा, जो प्लस आवेश थे अतिरिक्त वो क्या हो जाएंगे, भूमि के अंदर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमने अर्थिंग कर दिया, जिससे क्या होगा कि जो अतिरिक्त प्लस आवेश थे ये भूमि के अंदर चले गए और ये वस्तु हो जाएगी आवेशित। जब इस बात की स्टार्टिंग हुई तब ये आवेशित नहीं था, ये गोला था और ये कुचालक स्टैंड है ताकि इससे आवेश दूसरी जगह न जा पाए, यहाँ तक ही रहे। ये धनावेशित वस्तु थी, ये बिल्कुल अनावेशित थी। बाद में जब प्रेरण हुआ, ये प्रेरण के कारण हुआ सब, तो प्रेरण के कारण हुआ, और प्रेरण के कारण क्या होता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये एक विधि है कि भाई बिना स्पर्श कराए ऐसी कौन सी विधि है आवेशन की जिसके कारण बिना स्पर्श कराए विपरीत प्रकृति के आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो आंसर होगा उसका प्रेरण के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसके बाद में भाई हमने रगड़ लिया, फिर बिना स्पर्श कराए कर लिया। अब अगर हम केवल स्पर्श कराएं और रगड़े बिना, तब क्या होगा, तब होगा भौतिक स्पर्श द्वारा। उसमें क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु होती है, जिसके मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है, ये एक कुचालक स्टैंड पर है, ठीक है सर। इसके बाद में इसके पास में अभी स्पर्श नहीं है, कुछ दूरी पर मान लीजिए, ये प्रेरण नहीं करवाएंगे हम इसको स्पर्श कराएंगे। ये एक अनावेशित गोला है, ये कुचालक स्टैंड हो गया, अब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इनको दोनों को टच कराएंगे तो जो आवेशित वस्तु होगी, जब इसके टच कराएंगे तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये टच हो रहे हैं दोनों गोले, उन पर को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। उस स्पर्श बिंदु के कारण यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। यहाँ से जो धनावेश है इस स्पर्श बिंदु के कारण से इधर चले जाएंगे, और ये तब तक चले जाएंगे जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाए। देखो 6 थे, इसके अंदर आवेश 6 मान लिए, इसमें बिल्कुल नहीं था। अब जब स्पर्श बिंदु हो गए तब तक चले गए, जब तक हमने टच किया तब तक आवेश बराबर हो गए, संतुलन की अवस्था में आ गए। इस पर भी 3, इस पर भी 3, फिर इन दोनों को कर लिया अलग। तो प्रारंभ में ये आवेशित थी, ये अनावेशित, ये दोनों हम इसको आवेशन की विधियों के द्वारा करवा रहे हैं, आवेशन भौतिक स्पर्श द्वारा। इसके बाद में हम दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये अलग अलग करने के बाद ये भी आवेशित हो गई और ये भी आवेशित हो गई। तो ये तीसरी विधि थी जिसको बोलते हैं भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। तो इसमें देखो, जब किसी आवेशित वस्तु के पास में कोई अनावेशित वस्तु को सीधे संपर्क में लाया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तो संपर्क बिंदु पर, स्पर्श बिंदु या संपर्क बिंदु पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश स्थानांतरण हो जाता है, जिसको भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये हमारी 3 विधियां थी। इनमें पहली नंबर घर्षण द्वारा, फिर दूसरी नंबर प्रेरण द्वारा और तीसरी भौतिक स्पर्श द्वारा। तो ये विद्युत क्षेत्र जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर जो आवेश हैं उसके बारे में मैं बता रहा था, और आवेश के अंदर मेरे को आवेशन की विधियाँ बतानी थी। तो मैंने घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन की जो मुख्य विधियाँ थी वो मैंने बता दी। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में आगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव के क्या गुण हैं, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी भी गणना करेंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया, आवेश क्या है उसके बारे में बताया, आवेश के क्या प्रकार हैं उनके बारे में बताया, और आज आवेशन की विधियों के बारे में बता दिया। इसके बाद में हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव होता है क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनके बारे में भी हम समझेंगे। फिर हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी अध्ययन करेंगे। उनके जो व्यंजक हैं उनको हम डेरिवेशन के रूप में सॉल्व करेंगे कि उनकी डेरिवेशन क्या होती है, और वो डेरिवेशन परीक्षा में अधिकांश रूप से पूछी जाती है। तो अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की, कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, क्या प्रकृति है, और वो किस प्रकार का निकाय है। तो विद्युत द्विध्रुव
विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो। इसका मतलब है विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो। विद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जो परिमाण में तो आवेश समान होते हैं लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो भिन्न होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकृति होते हैं लेकिन उनका जो परिमाण है वो बराबर होता है। अब इसका मतलब जो विद्युत द्विध्रुव है इससे उत्पन्न होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी चर्चा करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, जब मैंने बताया कि बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। ये ए बिंदु और बी बिंदु, ए पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, बी पर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है। देखो बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश अल्प दूरी, और वो अल्प दूरी मैंने मान ली 2a। ये तो निकाय हो गया विद्युत द्विध्रुव। और आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q2a। क्यू आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को, जो 2a है वो अल्प दूरी है, ये अल्प दूरी है, अल्प दूरी 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में मेरे को पढ़ना है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी का आवेशों का परिमाण Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब जो ये आघूर्ण का सूत्र है इसी से हमें आगे पढ़ेंगे, अक्ष पर क्या होगा, निरक्ष पर क्या होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो दिशा होती है, दिशा की बात करते हैं तो इसकी दिशा होती है ऋण से धन की ओर। इसकी जो दिशा होती है वो ऋण सरे से धन सरे की ओर होती है, ऋण से धन की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर होती है। और आपको पता हो तो मैंने बल रेखा बताई थी, तो बल रेखा में बताया था कि प्लस से माइनस की ओर। मात्रक की बात करूंगा मैं, तो ये क्यू है कूलाम में, और ये बीच की दूरी 2a ये दूरी है, तो कूलाम इंटू मीटर। अब जब मैं विमा की बात करूँगा, क्यू का क्या होगा, क्यू बराबर IT, I का हो गया एम्पियर, T का हो गया समय, और A का हो गया दूरी, तो L1। तो आप विमा भी निकाल सकते हैं, इसका मात्रक भी निकाल सकते हो। तो ये P सदिश होता है, एक सदिश राशि है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि देखो दिशा है इसमें ऋण से धन की ओर, तो ये P है एक सदिश राशि है। अब जो ये मैंने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया आप सबको, तो ये विद्युत द्विध्रुव का अब हमको प्रयोग करना है। और वो प्रयोग मैं कब करूँगा, जब मैं एक विद्युत द्विध्रुव निकाय लूँगा, फिर अगले जब हम टॉपिक लेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे इसकी अक्ष की। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा क्या होती है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि दोनों आवेशों को मध्य बिंदु से जो रेखा मिलाती है, ये मान लीजिए इसका मध्य बिंदु O है, इससे यहाँ की दूरी A हो गई और ये A हो गई। तो इन दोनों जो O बिंदु है वो इनका मध्य बिंदु है, तो A आवेश और A बिंदु और B बिंदु पर जो प्लस Q और माइनस Q आवेश है, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है जो मध्य बिंदु से गुजरती है, उसको मैं बोलता हूँ अक्ष रेखा। क्या बोलता हूँ,
अक्ष रेखा, यानी कि इन दोनों आवेशों को एक सीधी रेखा में जो मध्य बिंदु से गुजरती है वो क्या होती है, अक्ष रेखा। अब निरक्ष की बात करूँ, निरक्ष मतलब अक्ष पर नहीं, तो जो ओ बिंदु है उसकी जो लंबवत रेखा है, मतलब है कि जो AB विदुर द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु O की लंबवत रेखा, यानी द्विध्रुव की लंबवत रेखा ही निरक्ष रेखा कहलाती है। मतलब वो पॉइंट होगा जो इसके क्या होगा, लंबवत होगा। अब हम जब विदुर द्विध्रुव के अक्ष के बारे में और निरक्ष के बारे में चर्चा करेंगे तब हम इस टॉपिक को और समझेंगे। आज के इस वीडियो में हमने आवेशन की विधियाँ पढ़ा, फिर मैंने बताया विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब जो इसके अगले वाला पार्ट आएगा इसी चैप्टर का, विद्युत क्षेत्र का, उसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर ज्ञात करेंगे, वो भी विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण। तो जो विद्युत द्विध्रुव निकाय है उसके जो अनुप्रयोग में एक अक्ष है और एक निरक्ष है, उन दोनों की डेरिवेशन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। आपको इस पार्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, वो कि आपको कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे नहीं आया, वो भी बताना। और फीडबैक ज़रूर देना चाहिए आपको, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारी जो एजुकेशन है वो किस दिशा में जा रही है। धन्यवाद आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.